Good morning, students, and welcome again to my another क्लास 11th से अध्याय 2 शुरू करते हैं। और इसके पार्ट फर्स्ट में आज हम इस अध्याय का परिचय देखने वाले हैं, इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव ने सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के अनेक प्रयास किए हैं। यानी जैसे ही मानव सभ्यता का उदय हुआ तब से मानव जो है सजीव प्राणियों को वर्गीकृत करने के कई प्रयास करते आया है। वर्गीकरण के ये प्रयास वैज्ञानिक मानदंडों की जगह सहज बुद्धि पर आधारित रहे। तो सर्वप्रथम ये जो प्रयास थे वो वैज्ञानिक मानदंडों के ऊपर आधारित न होकर मनुष्य की सहज बुद्धि पर आधारित थे, जिसमें मनुष्य ने भोजन, वस्त्र और आवास जैसी सामान्य उपयोगिता की वस्तुओं के उपयोग की आवश्यकताओं पर बल दिया था। इन प्रयासों में जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग सर्वप्रथम अरस्तू ने किया था। तो आप देखेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले मानव ने वर्गीकरण में भोजन, वस्त्र और आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की उपयोगिता को सम्मिलित किया। और इन्हीं प्रयासों में आगे के क्रम में अरस्तु आए, जिन्होंने सर्वप्रथम वर्गीकरण में वैज्ञानिक मानदंडों को सम्मिलित किया। अरस्तु ग्रीक दार्शनिक थे, जिन्हें हम फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से भी जानते हैं। जीव विज्ञान का पितामह और जंतु विज्ञान का पितामह अरस्तु को ही कहा जाता है। उन्होंने पादपों को सरल आकारिकी लक्षणों के आधार पर वृक्ष, झाड़ी और शाख में वर्गीकृत किया था, जबकि उन्होंने प्राणियों को लाल रक्त की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर बांटा। तो अरस्तु का वर्गीकरण आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स। आगे हम लीनियस की द्विजगत प्रणाली की बात करते हैं। लीनियस के काल में सभी पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए एक द्विजगत पद्धति विकसित की गई, कैरोलस लीनियस, जिन्हें हम पिछले पार्ट में भी पढ़ चुके हैं, द्विनाम पद्धति जिन्होंने दी थी। इनके काल में एक पद्धति, द्विजगत पद्धति विकसित हुई, जिसमें दो जगत बनाए गए। प्लांटी, जिसमें पादपों को रखा गया, एनिमलिया, जिसमें प्राणियों को या जंतुओं को रखा गया। यह पद्धति कुछ काल तक अपनाई जाती रही, क्योंकि कोई नई पद्धति उस समय प्रचलन में नहीं थी। इस पद्धति के अनुसार यूकैरियोटी ससीम केंद्रकी एवं प्रोकैरियोटी असीम केंद्रकी, एक कोशिक एवं बहुकोशिक, प्रकाश संश्लेषी हरित एवं अप्रकाश संश्लेषी कवक के बीच विभेद स्थापित करना संभव नहीं था। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स, द्विजगत प्रणाली की ये कमी रही कि हम इन सभी जीवों में विभेद नहीं कर सकते थे। पादपों एवं प्राणियों पर आधारित यह वर्गीकरण आसान एवं सरलता से समझे जाने के बावजूद, ये बहुत सरल और आसान था, इसके बावजूद बहुत से जीवधारियों को इनमें से किसी भी वर्ग में रखना संभव नहीं था। न तो प्लांटी में रखा जा सकता था और न ही एनिमेलिया में। इसी कारण अत्यंत लंबे समय से चली आ रही वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति अपर्याप्त सिद्ध हो रही थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है स्टूडेंट्स की ये पद्धति अपर्याप्त क्यों सिद्ध हो रही थी, द्विजगत प्रणाली। तो आप याद रखेंगे सारे कारण। इसके अतिरिक्त वर्गीकरण के लिए आकारिकी के साथ साथ कोशिका संरचना, कोशिका भित्ति के लक्षण, पोषण की विधि, आवास, प्रजनन की विधियाँ एवं विकास से संबंधों को भी समावित करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। यानी वर्गीकरण में इन सभी लक्षणों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए, ऐसी आवश्यकता वैज्ञानिकों के द्वारा महसूस की गई। अतः समय के साथ साथ सजीवों के वर्गीकरण की पद्धति में अनेक परिवर्तन आए हैं। पादप एवं प्राणी जगत के वर्गीकरण की इन कठिन पद्धतियों, जिनमें सम्मिलित समूह जीवधारियों में होने वाले परिवर्तन शामिल है, सदा ही समाविष्ट रहे हैं, आप देखेंगे। इसके अतिरिक्त जीवधारियों के विभिन्न जगत की संख्या एवं उनके लक्षणों की विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग व्याख्या की गई है। तो स्टूडेंट्स, इन दो पैराग्राफ में आप एक तो अरस्तु के बारे में याद रखेंगे कि अरस्तु का वर्गीकरण किस प्रकार से महत्वपूर्ण है और द्विजगत प्रणाली देने वाले कौन थे, और ये द्विजगत प्रणाली जो थी उसमें कौन कौन से जगत बनाए गए और ये अपर्याप्त क्यों सिद्ध हुई। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास 5 जीव जगत प्रणाली के लक्षण एक टेबल में दिखाए गए हैं, जिसको हम बाद में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि 5 जगत या 5 किंगडम सिस्टम, 5 जगत प्रणाली दी किसने थी। सन 1969 में आर.एच. व्हिटाकर द्वारा एक 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति को विकसित किया गया। इस पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जगतों के नाम मोनेरा पहला जगत, प्रोटिस्टा दूसरा जगत, फंजाई तीसरा जगत, प्लांटी चौथा जगत और एनिमेलिया पांचवा जगत है। ये 5 जगत प्रणाली कोशिका की संरचना, थैलस की संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन एवं जातिवृत्तीय संबंधों के ऊपर आधारित रही या आधारित थी। ये सारे इसके वैज्ञानिक मानदंड थे।
तालिका 2.1 में इन सभी जगतों के विभिन्न लक्षणों का एक एक तुलनात्मक विवरण यहाँ पर दिया गया है। यानी जो टेबल ऊपर दी गई है उसमें पांचों जगतों का एक तुलनात्मक अध्ययन हम करने वाले हैं। देखिए आप, सबसे पहले इधर लक्षण आप लिखेंगे टेबल में। लक्षण लेते हैं हम पहला, कोशिका का प्रकार। तो मोनेरा के अंदर सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को या असीम केंद्रीय कोशिकाओं को रखा गया है। बाकी के 4 जगतों में सभी कोशिकाएं यूकैरियोटिक या ससीम केंद्रीय कोशिकाएं सम्मिलित की गई है। आप देखेंगे स्टूडेंट्स, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि 5 जगत में से कितने जगतों में यूकैरियोटिक कोशिकाएं सम्मिलित है। तो 4 जगत में या 4 किंगडम्स में यूकैरियोटिक कोशिकाएं, जबकि एक इकलौते जगत में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं या असीम केंद्रीय कोशिकाओं को रखा गया है, उसका नाम है मोनेरा, जिसमें बैक्टीरिया और नीलहरित शैवाल की हम बात करेंगे। कोशिका भित्ति की आगे हम बात करते हैं। तो मोनेरा के अंदर जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो बहुसर्कराइड या पॉलीसैकेराइड और अम्ल की बनी हुई होती है, सेलुलोज रहित होती है। प्रोटिस्टा में कुछ में पाई जाती है, सभी जीवों में नहीं मिलती है। फंजाई में उपस्थित होती है, जो कि काइटिन की बनी हुई होती है, सेलुलोज रहित होती है। पादपों में आपको पता ही है सेलुलोज की बनी हुई होती है, और प्राणियों में या एनिमलिया में अनुपस्थित पाई जाती है। केंद्रक झिल्ली की बात करते हैं। केंद्रक झिल्ली का पाया जाना ससीम केंद्रीय कोशिकाओं का लक्षण है। तो मोनेरा में यह अनुपस्थित हो जाएगी, बाकी चारों में यह उपस्थित हो जाएगी। काय संरचना की बात करते हैं। तो काय संरचना या बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है मोनेरा का, वो कोशिकीय ऑर्गेनाइजेशन लिए हुए होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। प्रोटिस्टा में कोशिकीय ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। एक कोशिकीय ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर हम बात करेंगे। एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव मोनेरा में रखे जाएंगे, और एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव प्रोटिस्टा में आएंगे। फंजाई में बहुकोशिक जीव आएंगे और अदृढ़ उत्तकों वाले होंगे। पादपों में उत्तक और अंग स्तर का ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, और जबकि एनिमल्स में उत्तक, अंग और अंग तंत्र पाए जाएंगे। पोषण की विधि की हम बात करें तो मोनेरा के सदस्यों में पोषण स्वपोषी और परपोषी दोनों ही प्रकार का मिलेगा। रसायन संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी की हम स्वपोषण में बात करेंगे। मृतपोषी और परजीवी की बात हम परपोषी में करेंगे। प्रोटिस्टा के सदस्य स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, तथा परपोषी पोषण भी कुछ जीवों में मिलेगा। फंजाई परपोषी होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसमें मृतपोषी और परजीवी की हम बात करेंगे। हरे पादप या प्लांटी के सभी जीव स्वपोषी होंगे, प्रकाश संश्लेषण करेंगे। और प्राणियों की हम बात करें, जंतुओं की बात करें, तो परपोषी, प्राणी संभोजी और मृतपोषी की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो इस प्रकार से पोषण में जो अंतर है वो भी आप याद रखेंगे। प्रजनन की विधि की बात करें तो मोनेरा के सदस्यों में संयुग्मन के द्वारा प्रजनन होगा। प्रोटिस्टा की आगे हम बात करें तो प्रोटिस्टा में युग्मक संलयन और संयुग्मन के द्वारा प्रजनन पाया जाएगा, जबकि फंजाई में निषेचन के द्वारा, प्लांटी में निषेचन के द्वारा और एनिमेलिया में निषेचन के द्वारा प्रजनन की विधि अपनाई जाएगी। तो ये सारी विधियाँ भी आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स की। मोनेरा में कौन सी विधि होगी, प्रोटिस्टा में कौन सी होगी, फंजाई में कौन सी होगी, प्लांटी में कौन सी होगी और एनिमेलिया में कौन सी होगी। आगे हम बात करते हैं। अब हम 5 जगत वर्गीकरण से जुड़े मुद्दों एवं धारणाओं पर विचार करेंगे, जिससे वर्गीकरण की यह पद्धति प्रभावित है। इससे पहले कि वर्गीकरण की पद्धति के अंतर्गत बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल, फंजाई, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को पादपों के साथ रख दिया गया था। यानी द्विजगत प्रणाली में सभी बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल, फंजाई, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को प्लांटी में ही रखा गया था, जो कि उपयुक्त नहीं था। इस जगत के समस्त जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का उपस्थित रहना ही एक समानता थी। केवल एक ही समानता थी इन सभी में कोशिका भित्ति पाई जाती थी, जबकि उनके अन्य लक्षण एक दूसरे से एकदम अलग थे। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तथा नीलहरित शैवाल को अन्य यूकैरियोटिक जीवों के साथ वर्गीकृत कर दिया गया था, जो कि सही नहीं था। इस पद्धति के अनुसार एक कोशिक जीवों को बहुकोशिक जीवों के साथ वर्गीकृत कर दिया गया था, जैसे क्लैमाइडोमोनास एवं स्पाइरोगारस शैवाल। इस वर्गीकरण में कवकों जैसे परपोषी को हरित पादपों जैसे स्वपोषी के बीच रख दिया गया था। यानी उन दोनों में विभेद करना भी सरल नहीं था। न तो कवकों में विभेद हो पा रहा था, न हरित पादपों में विभेद हो पा रहा था। जबकि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी हुई होती है और हरित पादपों की सेलुलोज की बनी हुई होती है। कवकों को भी प्लांटी में ही रख दिया गया था, जो कि द्विजगत प्रणाली का एक दोष था। इन्हीं लक्षणों को ध्यान में रखते हुए कवकों को एक अलग जगत फंजाई के अंतर्गत रखा गया। सभी प्रोकैरियोटिक जीवधारियों के साथ मोनेरा तथा एक कोशिक जीवधारियों को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया। मोनेरा में एक कोशिक प्रोकैरियोटिक या असीम केंद्रीय जीव आएंगे और एक कोशिक यूकैरियोटिक जीव प्रोटिस्टा के अंदर आएंगे, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कोशिका व्यतिरिक्त क्लैमाइडोमोनास एवं क्लोरेला, जिन्हें पहले पादपों के अंतर्गत शैवाल में रखा गया था,
उनको रखा गया। साथ ही पैरामीशियम और अमीबा जिन्हें पहले प्राणी जगत में रखा गया था के साथ रखा गया, जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। यानी प्रोटिस्टा के अंदर कोशिका भित्ति कुछ जीवों में मिलेगी और कुछ जीवों में नहीं मिलेगी। इस पद्धति में अनेक जीव तरह को एक साथ रखा गया है 5 जगत पद्धति में, जिन्हें पहले की पद्धतियों में अलग अलग रखा गया था। पहले की पद्धति में पैरामीशियम और अमीबा प्राणी जगत में थे और क्लैमाइडोमोनास और क्लोरेला पादप जगत में थे। इस प्रणाली में एक साथ आ गए। ऐसा वर्गीकरण के मानदंडों में परिवर्तन के कारण हुआ। तो याद रखेंगे, ऐसा वर्गीकरण के जो मानदंड है उनमें परिवर्तन के कारण हुआ है। इस प्रकार के परिवर्तन भविष्य में भी हो सकते हैं, जो लक्षणों तथा विकासीय संबंधों के प्रति हमारी समझ में सुधार पर निर्भर करेंगे। जैसे जैसे इनमें सुधार होता जाएगा, ये परिवर्तन और भी हो सकते हैं। समय के साथ साथ वर्गीकरण की एक ऐसी पद्धति विकसित करने का प्रयास किया गया जो न सिर्फ आकारिकी लक्षणों, काविक लक्षणों और प्रजनन संबंधी समानताओं पर आधारित हो, बल्कि जातिवृत्ति भी हो और विकासीय संबंधों पर भी आधारित हो। यानी 5 जगत प्रणाली में इन सभी लक्षणों को ध्यान में रखा गया है। इस अध्याय में हम विटेकर पद्धति के अंतर्गत मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के लक्षणों का अध्ययन करने वाले हैं। प्लांटी और एनिमिलिया जगत हम आगे आने वाले अध्यायों में पढ़ेंगे, क्योंकि प्लांटी एक पूरा अध्याय के रूप में हमारे पास है और एनिमेलिया भी हमारे पास पूरे अध्याय के रूप में है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स, ये हमारा परिचय कंप्लीट होता है इस अध्याय का। तो आप अच्छे से इसे पढ़िए और आगे हम 5 किंगडम सिस्टम या 5 जगत प्रणाली के जगतों की बात करेंगे। तो इन 5 जगत प्रणाली के जगतों को हम आगे के आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।